नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे इस खास वैज्ञानिक सत्र में, जिससे मैं खासकर आप तमाम लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और हम लगातार आपके साथ अभी चर्चा कर रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी ग्रंथियों में पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात पीयूष ग्रंथि के बारे में। इसी बीच हमने इससे पहले आपसे चर्चा किया था इसके आगे वाले हिस्से से निकलने वाले हार्मोन के संबंध में, फिर बीच वाले संबंध में। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं इसके पीछे वाले हिस्से के संबंध में। जी, पीछे वाले मैंने बताया था कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये थैलमस के नीचे हाइपोथैलमस के पास एक स्टॉक के द्वारा है लटकता हुआ जुड़ता हुआ एक ग्रंथि है जो कि 3 हिस्सों में विभक्त होता है। आगे वाले हिस्से जिसे इंटीरियर लोब या एडेनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, बीच वाले को हम इंटरमीडिएट लोब कहते हैं और पीछे वाले को पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस देखा जाए इसको, जैसे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहने का मतलब साफ समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं ग्लैंडुलर नहीं है इंटरपिट्यूटरी की तरह। क्यों? देखा जाए जैसे हमारा नर्व बना होता है, जिस नर्व सेल का उसका एक पार्ट होता है एक्सॉन, और ये जितना है ना ये पूरा हाइपोथैलेमस का एक्सॉन का कलेक्शन है, उसी का कंपोज्ड ये पार्ट, उसी का संगठन है जिसके जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, टर्मिनेट होता है, उसके पीछे पिट्यूटरी के पीछे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके पीछे वाले हिस्से को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। और ये न्यूरोहाइपोफाइसियल सेक्रेशन यानी कि थैलेमस में जो कुछ बनता है वह हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है, जिसमें न्यूरोहाइपोफेशियल सेक्रेशन कहते हैं, जो डायरेक्ट यहां से ब्लड में डालता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे वाला हिस्सा है वह ब्लड के द्वारा ब्लड के द्वारा यानी कि ब्लड वेसल के द्वारा जुड़ा होता है, लेकिन पीछे वाला हिस्सा चूंकि कंप्लीट न्यूरल है, कंप्लीट तंत्रिका तंतु का बना हुआ है, इसीलिए ये डायरेक्ट वहां से अपना सेक्रेट किया और बगल से जो क्रॉस कर रहा है ब्लड वेसल्स उससे पास कर जाता है। चूंकि इसके पास जो सिस्टम है वो यहाँ हाइपोथैल्मो हाइपोफिशियल पोर्टल वेसल्स नहीं है। यहाँ क्या है, ये पारावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस का सिस्टम है, जिसे हाइपोथैल्मिक न्यूरोहाइपोफिशियल सिस्टम कहते हैं, न्यूरोहाइपोफिशियल सिस्टम कहते हैं। और इसे 2 हार्मोन सेक्रेट होता है। देखिए इंटरपिट्यूटरी में हमने बताया था कि 5 से 7 हार्मोन सेक्रेट होते हैं, जितने भी वहां हैं सारे ट्रॉफिन्स है। बीच वाले से हमने बताया था कि एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसमें कि 3 पार्ट है उसके, अल्फा बीटा गामा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इससे जो पीछे वाले हिस्से से जो सेक्रेट होता है इसे कहते हैं, इसमें 2 हार्मोन्स है, एक है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन क्यों है, क्या है, हम अभी तुरंत चर्चा करेंगे। और दूसरा है ऑक्सीटोसिन, बहुत ही मिरेक्युलस हार्मोन है। दोनों बहुत ही खूबसूरत हार्मोन है, दोनों बहुत ही मेजर चीज के लिए जिम्मेदार है। और मेजर चीज को मैं बताया था कि कहीं ना कहीं ये एक्टिव कंट्रोल करता है, दोनों जिंदगी के कुछ खास चीजों को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वेसोप्रेशन को। वेसोप्रेशन क्यों कहते हैं अभी तुरंत देखेंगे। इससे दूसरे शब्दों में एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, आर्जिनिन वेसोप्रेसिन भी कहते हैं और आर्जिप्रेसिन भी कहते हैं। जी हाँ, इसको 3 नाम से पुकारते हैं। जैसे होता है ना, मेरा ही नाम है तो 2 नाम से पुकारे जाते हैं, कुछ हम लोग 2-3 नामों से लोगों को पुकारते हैं। तो ठीक उसी तरीके से, और सबके पीछे कुछ खास कारण होता है, नाम के पीछे भी कुछ खास कारण होता है। तो इसी प्रकार इससे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं वेसोप्रेशन को, ADS शॉर्ट में बोलते हैं, आर्जिनिन वेसोप्रेशन बोलते हैं और आर्जिप्रेशन भी बोलते हैं। और देखा जाए ये मेन किस पे काम करेगा, इसका टारगेट क्या है, क्योंकि मैं बताया तो शुरू में ये 2 है, एक इफेक्टर है प्रभाव करने वाला है, दूसरा इफेक्टिव है यानी कि टारगेट है जिसपे जाके काम करेगा, हार्मोन कंट्रोल करेगा अपने टारगेट के द्वारा। जी,
तो जो टारगेट इसका है वो किडनी है और आर्ट्रियोल्स है। किडनी है और आर्ट्रियोल्स है, यानी आर्टरी वाले हिस्से में है। ठीक है, आर्टरी वो हिस्सा है, इसके लिए आप हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखें, वहां क्या है, जो हमारे शरीर में हार्ट तक पहुंचाने का लाने का काम, हार्ट से जगह जगह चीजों को लाने का काम करता है, वह आर्टियोल्स है। तो इस प्रकार देखेंगे। एक और है वेन है, जो पहुंचाने का काम करता है हार्ट को, जैसे आप पंपिंग सेट गांव में देखे होंगे। तो एक क्या है, एक पाइप से हम निकालते हैं पानी को और दूसरे पाइप में फेंकते हैं, तो उसी तरीके से हार्ट भी हमारे शरीर में काम करता है। आप उसके लिए हमारा वो पार्ट देखेंगे, आपको करीब समझ में आएगा। वहीं आर्ट्रियोल्स की चर्चा हमने की है। और इसका जो सोर्स है, चूंकि साफ है कि इसका स्रोत क्या है, तो साफ मैंने बताया कि ये जो सिस्टम बना हुआ है वह सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, कंप्लीट एक्सोनल पार्ट है, नर्व का एक्सन है यहाँ कंप्लीट, वही इस पीछे वाले हिस्से को बनाता है। जी, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला हिस्सा उसी से बना हुआ है। और ये काम क्या करेगा, तो देखिए ये सबसे अहम जो काम करता है कि किडनी को पानी रखने की क्षमता में विकास दिलाता है और प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है वाटर रिटेंशन को। दूसरा क्या करेगा, ये आर्ट्रियोल को कंट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए किसी पाइप को हमने कंट्रैक्ट किया तो क्या होगा, उसमें प्रेशर बढ़ेगा, है ना, उसमें प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर बढ़ेगा, यह खास करके यही काम करता है। इसके अलावा भी बहुत सारा काम है जो हम आपसे अभी तुरंत चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो अहम है और इसके बारे में थोड़ा सा परिचय ले ले। दूसरा ये क्या है ना, देखिए ये मैं बताया था कि हाँ, जहां भी है तो एमिनो एसिड का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो ये प्रोटीन का बना होता है और हाइपोथैलेमस में बनता है और पिट्यूटरी के पिछले हिस्से, जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये जाकर के स्टोर्ड हो जाता है। इसके साथ ये हमारे ब्रेन में रिलीज होता है सर्काडियन रिदम में, न्यूरॉन के द्वारा सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस जो हमारा है उसके द्वारा ये हमारे ब्रेन में सेक्रेट होता है, रिलीज होता है। देखिए यूजुअली ये क्या करता है, टोनिसिटी यानी शक्ति जो प्रदता है बॉडी फ्लूइड की, उसको ये नियंत्रण करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने के बाद, और हाइपर अति शक्ति प्रदता हाइपरटोनिसिटी को बरकरार रखता है। साथ में यह किडनी को बताता है कि कितना पानी आपको रखना है, संरक्षण करना है, कितना आपको पानी में खून में पानी को बैलेंस करना है। खून में पानी है उसे कितना आपको रखना है, वापस लाना है, और कितना आपको छोड़ देना है। ये सारा यही हार्मोन इसका कंट्रोल करता है, यही बताता है। इस प्रकार ये किडनी को रीऑब्जर्व कहने का मतलब फिर से अवशोषित करना वो पानी जो कि सॉल्यूट फ्री है, ब्लड अगर मान लीजिए सोल्यूशन है उससे फ्री हो चुका है, उस पानी को ये रीऑब्जर्व करने की कैपेसिटी देता है, बताता है। और फिर ये बताता है कि देखिए किडनी जो हमारा बना हुआ है ना, वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। उसके स्ट्रक्चर के लिए आप एक्सक्रीटरी सिस्टम जो देखेंगे मेरा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या है। तो उसमें क्या करता है ना कि उसको देता है कि जैसे आप सर्कुलेशन करो नेफ्रॉन में, है ना, और रिटर्न करो टोनिसिटी, फिर से शक्ति प्रदाता लाओ बॉडी फ्लूइड को, फिर नॉर्मल स्टेज में लाओ। अगर पूरा पानी भाग गया तो क्या होगा, ब्लड तो पूरा खाली हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा, उससे फिल्ट्रेट करेगा, फिर बोलेगा कुछ ठीक है रखिए, वाटर रिटेन कीजिए, जिसे बाहर कीजिएगा, अब बाकी को फिर से ब्लड शरीर में भेज दीजिए। पूरा तो तुरंत खाली करेगा नहीं। इस प्रकार फिर से रीनल ऑब्जर्वेशन यानी कि किडनी को फिर से अवशोषित करने, पानी करने की क्षमता और उसकी सांद्रता और उसके वॉल्यूम को कम करना, ये सारा काम यही करता है। देखिए अगर ये बहुत ज्यादा ये हार्मोन अगर सेक्रेट होने लगे तो क्या होगा, चूंकि इसका काम है कंस्ट्रिक्ट कर रहा है ना, ये वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, रिटेन बढ़ा रहा है, तो क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, ये किस चीज में इन्वॉल्व होता है, एग्रेशन में, हमारे क्रोध में, ब्लड प्रेशर नियमन में, और शरीर के तापमान नियमन में भी इसका अहम योगदान है। दूसरी बात, इसकी कुछ चीजें हैं, क्षमताएं हैं, जैसे कि हम बेहोशी वाले प्रभाव भी इसके देखे गए हैं।
जनरली तनाव के समय में जब यह हार्मोन सेक्रेट होता है, आप तनाव में देखेंगे कि आपके तनाव में क्या होता है, कभी कभी एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, तनाव में है तो, और उस समय बेहोशी वाली हालत है, क्या करें नहीं करें, या बेहोश हो जाएंगे या किंकर तब इमोट हो जाएंगे या बेहोश हो जाते हैं। और सेक्स के समय भी चूंकि कंस्ट्रिक्शन बढ़ता है, इसलिए इस समय भी ये थोड़ा सा एनाल्जेसिक इफेक्ट, जो दर्द से आराम वाला प्रभाव भी आपको ये देगा कि दर्द भाई ना रहे, जनरली उसके बाद आराम मिलता है। इसका देखिए, इसका कंट्रोल कैसे होता है शरीर में, इसको समझिए। 3 कंट्रोल का तरीका है। एक हाइपर ऑस्मोलिटी है, हाइपर ऑस्मोलिटी, ये ऑस्मो रिसेप्टर जो शरीर में है, जो कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस में रहता है, उसको ये क्या करता है ना, स्टिमुलेट करता है कि एडीएस सेक्रेट करो, जैसे हाइपर ऑस्मोलिटी सेक्रेट करो, है ना। और ये क्या करेगा, प्रभाव क्या होगा कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर में जो हमारा प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, उसमें प्रभावशाली ऑस्मोटिक प्रेशर प्रभाव में लाएगा और उसे कहेगा स्टिमुलेट करेगा, उसको भी उत्प्रेरित करेगा ऑस्मो रिसेप्टर के द्वारा कि भाई श्रिंक करो, श्रिंक किया तो एडीएस सेक्रेशन बढ़ाओ। दूसरा है हाइपोऑस्मोलिटी। हाइपोऑस्मोलिटी के केस में क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा मान लीजिए पानी पी लिए तो क्या करेगा, अब जहां सेल तो पानी लेगा ही, तो सेल पानी लेगा और कम जगह में मान लीजिए ज्यादा चीज डालिएगा तो क्या पट जाएगा, उसको क्या करेगा, सेल के आकार को कहेगा बढ़ाइए, है ना, इंट्रासेलुलर वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसका एक्सपेंशन, इसका बाहर से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का भी एक्सपेंशन बढ़ाएगा, जिसमें ऑस्मो रिसेप्टर क्या करेगा, एडीएस सेक्रेशन घटा देगा, उस केस में कहेगा घटा दीजिए, है ना। तीसरा केस क्या है, हाइपोवोलेमिया, ये काफी शक्तिशाली स्टिमुलस होता है इसके लिए, हाइपरऑस्मोलिटी केस में कहेगा उसको बढ़ाइए। चौथा क्या है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया मान लीजिए बहुत ज्यादा, या एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, बहुत ज्यादा पानी हो गया, तो एडीएस सेक्रेशन कहेगा घटाइए कि आउट हो सके, है ना। अब देखिए क्या होता है कि इसका एक्शन कैसे करेगा ये, तो जैसे फिजियोलॉजिकल, मान लीजिए हम शारीरिक रूप से देखते हैं, फिजियोलॉजिकल डोज में देखते हैं कि ये एडीएच इंक्रीज करेगा परमिबिलिटी, ये जो हमारा किडनी का जो डिस्टल टेब्यूल है उसमें हल्का सा परमिबिलिटी को प्रवेश योग्य बनाएगा, उसको बढ़ा देगा कि ज्यादा दो। और कलेक्टिंग डक्ट जो वाटर का, जो हमारा वाटर का कलेक्टिंग डक्ट है, उसका किडनी में जो कलेक्ट करता है, उसको क्या करेगा, उसको दोनों को इंक्रीज करा देगा, डिस्टल टिब्यूल को और कलेक्टिंग डक्ट दोनों को इंक्रीज करा देगा। फिर क्या करेगा, वाटर जो है, पानी जो है हमारा, फिर से अवशोषित करा देगा, क्योंकि कलेक्ट करा दिया, फिर से हमारे ब्लड में आ गया, फिर से लगभग 12% आ गया, और इस प्रकार यूरिन वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा और ऑस्मोलिटी बढ़ जाएगा। दूसरा क्या कैसे करेगा, अगर मान लीजिए इसको देखिए, दूसरा तरीका क्या है ना, इसके लिए हम लोग इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, कि अगर फार्माकोलॉजिकल डोज दिए, दवा के रूप में इसका हाई डोज दे दिए, तो ये पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन, ये जो वेसल्स है बाहर के, उस सबको कंस्ट्रिक्ट करेगा बाहर से। जैसे कंस्ट्रिक्ट करेगा तो हार्ट के पास प्रेशर बढ़ेगा कि भाई सारा ब्लड इसमें आ रहा है ना, पूरे शरीर में जा रहा है। कंस्ट्रिक्ट अगर किसी को दाबिएगा तो क्या होगा, तो आर्टेरियल जैसे पेरिफेरल जितना भी वेसल्स है सबका प्रेशर बढ़ेगा, जिससे ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। जिससे इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। इसका काम क्या है, तो इसका मुख्य काम ये जो शरीर में करता है कि हमारे किडनी को कहता है कितना तुम्हें पानी को संरक्षित रखना है, कितना नियमित करना है, और कितना अमाउंट पानी तुम्हें खून में बैलेंस करके रखना है। इसका एंटी डायरेटिक हार्मोन इसलिए कहा गया, ये डायरेटिक नहीं रहता है, एंटी उसका काम करता है। इसके अलावा ये जितना भी सॉल्यूट फ्री वाटर है, सॉलिड फ्री यानी कि सॉल्यूशन ब्लड से बाहर वाटर है, उस सारे को क्या करेगा, फिर से रीऑब्जर्व करा लेगा और सर्कुलेशन में भेज देगा किडनी से फिल्टर करके। इस प्रकार नेफ्रॉन से। दूसरा क्या है, जो हमारा ये एवीपी है यानी कि आर्जिनिन वैसोप्रेसिन है, ये आर्ट्रियोल के छोटे छोटे जो आर्टरी है उसको भी कंस्ट्रिक्ट करेगा, जिससे पेरिफेरल चारों तरफ का जो वास्कुलर है, जो ब्लड का जो बहने की जो नलियां हैं, उसमें रेसिस्टेंस पावर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। कुछ जगह रिलीज होता है ब्रेन में, जहां की काफी इंपॉर्टेंट रोल इसका है, हमारा सोशल बिहेवियर में देखा गया है, सामाजिक परिवेश में इसका देखा गया है। दूसरा क्या है, हमारा सेक्सुअल मोटिवेशन में, खास के सेक्स के तरफ विचार में हमारा, और एक दूसरे के साथ पेयर बॉन्डिंग में,
और मैटरनल रिस्पॉन्स यानी कि माता का जो रिस्पॉन्स है स्ट्रेस के दौरान, ये सारे में भी इसका रोल है। अगर इसका बहुत ज्यादा सेक्रेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर रिटेंशन कर रहा है बार बार, इसलिए डायबिटीज इंसिपिडस दूसरे टाइप का जो हमारा डायबिटीज है ना, एक डायबिटीज मेलाइटिस होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडस है। तो ये उसको क्या करेगा, कॉज करेगा। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस को थोड़ा सा डैमेज कर देगा। इसका क्या होगा कि जैसे ही रीनल वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो होगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में बहुत ज्यादा होगा, पॉलीयूरिया कॉज करेगा, आदमी बहुत ज्यादा बार पेशाब जाएगा, उसे महसूस होगा, और डाइल्यूट यूरिन रहेगा, उसको लगेगा नहीं मैं बराबर जाऊं, 3 से 20 लीटर तक हर दिन में लगभग पेशाब करने लग जाता है। तो ये मैंने चर्चा किया आपसे वैसोप्रेसिन या आर्जिनिन वैसोप्रेसिन कहिए या आर्जिप्रेसिन कहिए या एंटी डायरेक्टिक हार्मोन कहिए, इसके बारे में चर्चा किया जी। बहुत ही अहम अभी दूसरा मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन की चर्चा कर रहा हूं। थोड़ी देर की चर्चा है, आप गौर से समझे। देखिए ऑक्सीटोसिन जो वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शार्प या स्विफ्ट, या जो चाइल्ड बर्थ के समय चाइल्ड बर्थ इसे भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है कडल हार्मोन या लव हार्मोन। 1906 ईस्वी में हेनरी हैले डेल साहब ने एक हार्मोन खोज किया था जिसको यूटरस को कंट्रैक्ट करने की जिसमें गुण था। 1910 ईस्वी में ऑटेन स्कॉट और 1911 में स्कैफर एंड मैकेंजी साहब ने यह बताया था कि ये दूध भी इजेक्ट करने की गुण, दूध भी बाहर करने का गुण रखता है। 1920 ईस्वी में इसे पिट्यूटरी, इसको और वैसोप्रेसिन को दोनों को पिट्यूटरी टिश्यू से सेक्रेट किया गया था, तैयार किया गया था। 1912 ईस्वी में इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का निर्धारण हुआ था। ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, न्यूरोपेप्टाइड है, ये भी प्रोटीन है क्योंकि ये न्यूरॉन लेयर से बनता है, न्यूरल लेयर मेड टिश्यू है, न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से पैदा होता है हाइपोथैलेमस में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके रिलीज होता है। ये देखिए इसका खास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर, महिला जिस समय प्रसूति का यानी कि बच्चा जनने का समय होता है उस समय सर्विक्स जब यानी कि बच्चेदानी का गला जब बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है और निप्पल स्टिमुलेट करता है तो उस समय ये ब्लड स्ट्रीम में वहां से जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि लव हार्मोन इसका नाम दिया। देखिए दूसरी जगह इसका कहाँ बहुत ज्यादा रोल है, जब सोशल बॉन्डिंग हमारा होता है, सामाजिक ताना बना, सामाजिक रिश्ता बनना होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्स के समय में, और चाइल्ड बर्थ यानी कि बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद पीरियड मेंटेन करने में, पीरियड कब आएगा कैसे आएगा इसके लिए भी जिम्मेदार है, और माता के बच्चे के साथ संबंध में, दूध में और सेक्स के समय खुशी देने में, जिसे चरम बिंदु कहते हैं, कामोत्तेजना का चरम बिंदु कहते हैं। चिंता के समय, जी आप चिंता के समय, इसका मैं बताऊंगा आगे कैसे क्या रोल है इसका। और सिचुएशनल लैक जो होता है जिसमें कभी कभी क्या होगा ना, आपको झूठ बोलाने नहीं, मैं ऑनेस्टी कैसे रहूं, इसके लिए भी जिम्मेदार होता है सामाजिक पहचान में। और मैं बता दूं कि माता के व्यवहार में इस सब में इसका अहम रोल है। देखिए इसका क्या है ना, ये पहले वाला, देखिए कोई चीज पैदा लेता है ना तो पहले वाले बीज से ही पैदा लेता है, इसी प्रकार इसका भी इनएक्टिव है, माने कि प्रिकर्सर जो है वो भी OXT जीन है, वहां से ये पैदा लेता है। और वहां ऑक्सीटोसिन, ये इसमें एक हार्मोन बता रहे, प्रोटीन न्यूरोट्रोपिन जो है, और उसके बाद इनएक्टिव प्रिकर्सर प्रोटीन जो है धीरे धीरे हाइड्रोलाइज होता है छोटे छोटे कणों में। बहुत सारा एंजाइम उसके बीच आता है जो इसको तोड़ने का काम करता है, बनाने का काम करता है, और लास्ट में क्या है, यह हाइड्रोलाइसिस द्वारा ऑक्सीटोसिन नोना पेप्टाइड बनता है जिसे कि पेप्टिडोग्लाइसिन अल्फा अमाइडेटिंग मोनोऑक्सीजनेज पाम एंजाइम की उपस्थिति में, और जो कि विटामिन सी पर पूर्णतः निर्भर करता है, उस पर आकर के ये क्या होता है वहां से बनता है जी। अब क्या होगा, यहाँ पेरिफेरल हार्मोन जो है, पेरिफेरल यानी कि हार्मोन जो है हमारा ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, वह मैग्नीशियम सल्फेट और कोलेस्ट्रॉल पर डिपेंडेंट होकर के मायोमेट्रियल सेल को स्टिमुलेट करेगा, यानी स्मूथ मसल को, मायोपेथिलियम को, कि मेमोरी ग्लैंड को, कि अब लैक्टेटिंग करो, लैक्टेटिंग ब्रेस्ट में मिल्क इंजेक्शन करो। बहुत लेटेंट, थोड़ा सा लेटेंट 30-35 सेकेंड का ये लगभग 30 से 60 सेकेंड का ये बनाता है, उसके बाद दूध भेजता रहता है। इसके बाद मायोमेट्रियम जो है यूट्रस है ना, उसको सेंसिटिव को कंट्रैक्शन कराएगा बार बार, है ना,
क्यों ऑक्सीटोसिन करो? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान उसे बच्चे को डिलीवरी को बाहर करना रहता है, डिलीवरी के समय बच्चे को बाहर करना रहता है, इसलिए प्रेगनेंसी एडवांस के समय में भी ये काम करता है। देखिए दूसरा, ये रेगुलेट कंट्रोल कैसे होगा? जब हम निपल अगर जिस समय चूसा जाता है, सक्लिंग करते हैं, तो ये अरियोला जो बाहर देखेंगे, निपल के बाहर काला काला हिस्सा है, अरियोला जिसे बोलते हैं, उसको स्टिमुलेट करेगा। इसके बाद क्या करेगा? ये ब्रेन को जो सोमैस्थेटिक न्यूरल पाथवे है उसको एक्टिवेट कर देगा। उसके बाद क्या करेगा? ब्रेन का जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई है उसको ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को कि भाई रिफ्लेक्स, तुम ऑक्सीटोसिन ब्लड स्ट्रीम में भेज दो। उसको रिफ्लेक्स करेगा। उसके बाद मेमोरी ग्लैंड में आ जाएगा, क्या 30 से 60 सेकेंड के अंदर लेटेंट जो गुप्त पीरियड है उसी बीच बाहर आ जाएगा। दूसरा क्या है कि जब सेक्स के दौरान और प्रसव के दौरान जेनाइटल ट्रैक्ट स्टिमुलेट करता है, वहां भी ऑक्सीटोसिन बढ़ जाएगा। इस प्रकार ये क्या करेगा? तो जैसे सेक्स अगर कर रहे हैं उस दौरान तो ऑक्सीटोसिन सेक्रेट होगा, और यही ऑक्सीटोसिन क्या करेगा कि इतना कंट्रैक्शन बढ़ाएगा कि स्पर्म बच्चे दानी के ओवम तक जा पाए, ओवरी तक जा पाए और वहां मिला पाए, वहां से आ रहा है उसे मिला पाए। इसका देखिए दूसरा, आजकल हम लोग इलाज में भी इसका यूज करते हैं। जनरली महिला जब लेबर के दौरान होती है तो लेबर ज्यादा बढ़े, डिलीवरी के समय लेबर ज्यादा बढ़े, प्रसूति का जल्दी हो, इसलिए भी ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है। और इसका अगर बहुत ज्यादा डोज बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? चूंकि ये जाकर के ब्लड प्रेशर को, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया डोज, तो ये ब्लड प्रेशर, जितना ब्लड वेसल्स है उसको रिलैक्स कर देगा, रिलैक्सेशन में ले आएगा, जिस कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर जो है घट जाएगा। अगर लो इसका बहुत ज्यादा सेक्रेशन होने लगेगा तो क्या होगा कि साइकिक फैक्टर जैसे इमोशनल स्ट्रेस में या फ्राइट में, इस दौरान क्या होगा ना, इसका सेक्रेशन कम हो जाएगा। आप खास करके देखते होंगे अगर किसी माता का बच्चा एट ए टाइम डेथ हो गया तो वह थोड़ा सा साइकिक फैक्टर में जाती हैं, धीरे धीरे क्या है ना, खुद ब खुद दूध जिसको सूखने की अवस्था कहते हैं वो आ जाता है। तो ये स्थिति आती है, और मुझे उम्मीद है कि एंटर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले सारे हार्मोन पे हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया, ये आप लोग को पसंद आया होगा। और इसी कदर प्यार दें, हम फिर अगली कड़ी में आप हमारा देखते रहे, लगातार बने रहे, लोगों को शेयर करें और आप इन्हें स्वीकार करें और इसे पढ़े, नोट बनाए, बार बार सुने। जहां दिक्कत हो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट मुझे पूछे। प्रणाम।